हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर, तो उसी में आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अंडरस्टैंड्स द फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डेटा एंड ट्रांसलेट मैसेजेस फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट को, इस प्रकार के डिवाइस को बोलते हैं दोस्तों गेटवे। ठीक है, गेटवे एक प्रकार का फायरवॉल है जो दोस्तों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स, या आप कह सकते हो ई बिजनेस। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना और याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो दोस्तों पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है स्टैक। ठीक है, तो आपका जो स्टैक है वो आपका लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका जो स्टैक है वो लिफो पे काम करता है, और दोस्तों रिकर्सन जो है वो इसी आपका स्टैक को यूज करता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज। तो फ्रेंड्स हमेशा लीनियर सर्च एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही होगी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर या एलिमेंट। क्लियर। अगला आपका क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यील्ड्स द एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको इन ऑर्डर में बताना है। दोस्तों इन ऑर्डर क्या होता है, पहले आपका रूट आपका होता है लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये कंसेप्ट अपनाना है। तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू डी माइनस ई डिवाइडेड बाई एफ। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया 2, ए प्लस बी इंटू डी माइनस ई बाई एफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, given that a 22-inch monitor with an aspect ratio of 16:9 has a monitor resolution of 920 × 1080, what is the width of the monitor। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है, डायगोनल देखा जाता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सही है 19.17 इंचेस। क्लियर, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 4096 इन बाइनरी फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो 2 की पावर 12 होती है, 2 की पावर 12 उसको दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं 4096। इसकी रेंज पूरी होती है दोस्तों, यह 2 की पावर 12 की वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे आपका 0 से इंडेक्सिंग होगी, तो ये आपकी 0 से इंडेक्सिंग होगी, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4095 तक जाएगा। ठीक है, अगर 4096 टोटल इंडेक्सिंग है तो। ठीक है, तो दोस्तों हमें चाहिए 4096 के लिए, तो इसका मतलब 2 की पावर 13, इट मीन्स 13 हमें नंबर ऑफ़ बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आपका 13 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। क्लियर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजुअल बेसिक मल्टीपल कंट्रोल्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू एन बाइनरी इन द सेम मैनर एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स सच एज ग्रुपिंग इज नोन एज। दोस्तों इसको बोलते हैं नियंत्रक, यानी कंट्रोल एरे। इसको दोस्तों बोलते हैं कंट्रोल एरे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 132A। क्लियर। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल 132A के इक्विवेलेंट ऑक्टल आपका नंबर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसको पहले डेसिमल बनाएं। ठीक है,
और डेसिमल बनाने के बाद उसको हम क्या करें, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है। या एक तरीका और करें, इसको दोस्तों हम जानते हैं कि कैपिटल ए को बोलते हैं दोस्तों 1001, ठीक। और आपका 2 की बाइनरी वैल्यू है 4 डिजिट में 0011, ठीक। दोस्तों कैपिटल ए की वैल्यू है 1001 और दोस्तों 2 की बाइनरी वैल्यू है 0010 और 3 की दोस्तों है आपकी 0011 और दोस्तों आपके 1 की है 0001, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 3 पेयर बना लें, ठीक है। तो 3 के पेयर बनाएंगे तो दोस्तों आएगा, एक तो ये पेयर बना, एक ये बना, एक ये बना, इस प्रकार के पेयर बनाएंगे तो आपका आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगर इसके पेयर बनाएंगे तो ये 1 का बाइनरी वैल्यू हो गई और ये दोस्तों 5 की हो गई और ये दोस्तों फिर 1 की हो गई और ये फिर ये दोस्तों 3 की, ये हो गई आपकी 5 की, ये हो गई दोस्तों 4 की और ये हो गई आपकी 1 की और ये हो गई 1 की। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो फ्रेंड्स। हमने क्या किया, ये 10 आपका देखिए कैपिटल ए की वैल्यू है हेक्साडेसिमल में, कैपिटल ए की वैल्यू है 1010 दोस्तों। 2 की बाइनरी वैल्यू है आपकी 0010, 3 की दोस्तों है 0011 और दोस्तों 1 की है 0001। दोस्तों हेक्साडेसिमल है इसलिए 4 डिजिट में हर एक की मैंने बाइनरी वैल्यू लिख लिया, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हमने 4 बिट के पेयर बना दिए। अब दोस्तों हम क्या करें, 4 हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर लिख दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ऑक्टल नंबर जो होता है वो 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं बाइनरी नंबर का हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक तो ये पेयर हुआ, दूसरा दोस्तों ये पेयर हुआ, तीसरा ये पेयर हुआ, नेक्स्ट आपका ये पेयर हुआ और दोस्तों अगला ये पेयर हुआ, ठीक है। तो इसका दोस्तों 010 का मतलब होता है 2 और 101 का मतलब दोस्तों 101 का मतलब होता है 5 और दोस्तों 100 का मतलब होता है 4 और दोस्तों 001 का मतलब होता है 1 और दोस्तों 001 का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब आपका 11452 ये आपका आंसर आ गया ऑक्टल में। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। तो फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, चाहो तो आप कोई तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका है हेक्साडेसिमल को आपका हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना है यानी बेस 10 पे और बेस 10 से फिर दोस्तों बेस 8 पे ले आओ, ठीक है। दूसरा मेथड है हेक्साडेसिमल की बाइनरी वैल्यू लिखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उस बाइनरी वैल्यू जो आया उसके दोस्तों 3 के पेयर बना लीजिए और उसके इक्विवेलेंट नंबर लिख लीजिए। तो देखना आपका आ जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है सी पे, कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इफ़ y लेस देन 0, x इक्वल टू -x, y इक्वल टू -y, z इक्वल टू 0, वाइल y ग्रेटर देन 0, z इक्वल टू z प्लस x, y इक्वल टू y माइनस 1। एज्यूम दैट x, y एंड z आर इंटीजर वेरिएबल्स एंड x, y हैव बीन इनिशियलाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ द कोड सेगमेंट। तो दोस्तों इसका आपका बेस्ट जो आंसर है वो बेस्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है, सेट जेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई। तो दोस्तों जेड जो है वो x इंटू वाई का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। जेड एक्स वाई का गुणनफल है, आप हिंदी में कह सकते हो जो जेड है वो एक्स वाई का गुणनफल है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका NVS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया था, केंद्रीय विद्यालय में भी पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स DSSB के पेपर होने वाले हैं कि आपका TGT PGT, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है द 5 आइटम्स P, Q, R, S एंड T आर पुश्ड इनटू अ स्टैक वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम P
द स्टैक इज पॉप्ड 4 times एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ की क्यू, then 2 elements are deleted from the queue and pushed back on the stack. Now 1 item is popped from the stack. The popped item is, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंदी दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसको ध्यान से आप पढ़िए 2 बार, उसके बाद दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि इसमें लिखा है 5 आइटम्स पी क्यू आर एस एंड टी आर पुश्ड इनटू अ स्टैक। तो दोस्तों हमने पी क्यू आर एस टी 3 आइटम स्टैक में दोस्तों हमने पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम। तो दोस्तों स्टैक को हम 4 बार पॉप किए और 4 बार पॉप किया और दोस्तों हर एलिमेंट को क्यू में मैंने इंसर्ट किया। तो दोस्तों क्यू में मैंने इंसर्ट किया तो देखो हमने फ्रंट और रियर ये बना दिया क्यू का। तो सबसे पहले टी आएगा, टी चला गया, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, इस तरीके से आपके क्यू में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 4 एलिमेंट आपके आ गए, देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अब दोस्तों 2 एलिमेंट आप डिलीट करोगे तो डिलीट कौन सा होगा, फ्रंट से डिलीट होंगे। ठीक है, डिलीट फ्रंट से होता है, तो ये टी दोस्तों और एस आपका डिलीट हो जाएगा और डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक ऑन द स्टैक। और दोस्तों जब पहले टी डिलीट होगा तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जब आपका क्यू आर एस टी आपका जब पॉप हो जाएगा तो आपके स्टैक में बचेगा क्या एलिमेंट, सिर्फ पी बचा रह गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका टी क्यू से डिलीट हुआ तो आया स्टैक के अंदर, तो टी आ गया, फिर एस आएगा, तो 2 एलिमेंट मैंने डिलीट किया। ठीक है, 2 एलिमेंट क्यू से डिलीट किया था, टी और एस, तो दोस्तों स्टैक में आ गया। स्टैक की ये सिचुएशन आ गई, सबसे नीचे है पी, उसके बाद टी और सबसे ऊपर क्या है, टॉप पे एस। अगला ये कह रहा, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है नाउ 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। तो दोस्तों जो स्टैक से उसके बाद एक आइटम फिर पॉप किया गया है, तो फिर पॉप किया गया तो स्टैक में क्या बचा, नीचे आपकी पी है, ऊपर क्या है, टी है, तो सबसे टॉप पे क्या बचा, टी। तो आपसे पूछा जा रहा है पॉप्ड आइटम कौन है, तो दोस्तों पॉप्ड आइटम क्या है, एस है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो पॉप्ड जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एस। ठीक है, तो जो अभी पॉप किया गया स्टैक से वो है आपका वेरिएबल, उसकी वो क्या है, एस है। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप अच्छे से स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका है कंसेप्चुअल लेवल। दोस्तों कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल्स आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द 3 लेवल RDBMS। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल। तो दोस्तों इसमें कंसेप्चुअल लेवल का पार्ट कौन सा नहीं है, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कंसीडर 2 डेटाबेस रिलेशन R एंड S हैविंग 3 टपल्स in R and 2 tuples in S. What is the maximum number of tuples that could be appear in the natural join of R and S? तो दोस्तों इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता है R इंटू एस, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखना टोटल नेचुरल जॉइन इक्वल टू होते हैं आपके R इंटू एस, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन इसमें दे रखा है when an ASP.NET file is placed on an IIS server and viewed through a browser, the file resulting HTML page contains। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही है ऑल HTML कोड। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन आता है ऑल HTML कोड, तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है SQL से। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर फुल फॉर्म पूछी जाती कभी कभी है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आपका क्वेश्चन है व्हाट रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग SQL क्वेरी। क्या आपकी क्वेरी है सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन जयपुर दिल्ली आगरा। तो दोस्तों इसमें क्या आपका ये डिस्क्राइब कर रही है SQL है, तो दोस्तों क्या डिस्क्राइब कर रही है द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स लिविंग इन जयपुर दिल्ली एंड आगरा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, कस्टमर नाम की टेबल से आप उन कस्टमर्स का
नाम फेच करके या डिस्प्ले कीजिए जो जयपुर, दिल्ली या आगरा में रहते हों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है इसका ये कंसेप्ट पे काम करती है ऑप्टिकल फाइबर के। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो है आपकी केबल वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही है प्रोसेस, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, आपस में प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो किस में यूज होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो होता है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं, ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ की इज टर्म्ड एज। तो इसको दोस्तों बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक एंटिटी सेट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, वीक एंटिटी सेट। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का मतलब क्या है, उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स हों टू डिफाइन दैट एंटिटी। अगला क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू send data from two or more source through a single transmission line is known as। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन है अ कंडीशन दैट इज काज्ड बाय रन टाइम एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। इसको दोस्तों बोलते हैं एक्सेप्शन। तो रन टाइम पे दोस्तों एरर आती है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज द। तो दोस्तों जब भी कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो जो रिजल्ट है वो एक रजिस्टर में स्टोर होता है, और दोस्तों उस रजिस्टर को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसको दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के सिंबल में AC से डिनोट करते हैं, कैपिटल AC। तो दोस्तों आपका जो कंटेंट रहता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन या अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो भी, तो दोस्तों एक्यूमुलेटर में रजिस्टर में रहता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हमेशा स्टोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिफाइन अ वेरिएबल फॉर SP। तो दोस्तों SP में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए DIM का यूज करते हैं, डिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज एन इमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। इस आपका आंसर नंबर 3 सही है, इसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। इसको दोस्तों बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द एलोकेट 2 डायमेंशन एरे ऑफ इंटीजर्स विद 4 रो एंड 5 कॉलम्स। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंट एरे। और दोस्तों ब्रैकेट आपके दे रखे फिर हैं, और उसके बाद न्यू इंट 4 आपका रो 5 कॉलम। तो ये आपका एलोकेशन करेक्ट है। ठीक है, अगला फ्रेंड क्वेश्चन है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों रैम यानी मेन मेमोरी से डिस्क में डेटा कॉपी करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिमांड पेजिंग कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोसेसर को कोई प्रोग्राम फाइल या पेज यानी पेज चाहिए तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से डिमांड करता है जब आपकी रैम में नहीं होता है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपकी उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेन मेमोरी से दोबारा डेटा डिस्क में कॉपी हो जाता है। ठीक है, ताकि मेन मेमोरी खाली रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेन मेमोरी से डिस्क में डेटा को मूव करने की जो होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इन जावा स्क्रिप्ट विल डिस्प्ले अ विंडो हैविंग अ डायलॉग बॉक्स विद अ स्पेसिफाइड मैसेज अलॉन्ग विद एन ओके एंड अ कैंसिल बटन एज ऑप्शन। इसको दोस्तों बोलते हैं रिक्वेस्ट। इसको फ्रेंड बोलते हैं रिक्वेस्ट।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रिसोर्सेस मेन रीजन्स फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशनल डेटाबेस। तो वो कौन से मेन रीजन हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मलाइज डेटाबेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, टू रिमूव डेटा एनोमलीज, इंसर्शन डिलीशन, अपडेट एनोमलीज, टू सेव स्पेस ऑन डिस्क। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो सही है 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी के हम क्या करते हैं, रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशनल डेटाबेस। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इसलिए करते हैं ताकि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट रहे और उसमें एनोमली ना हो, इंसर्शन डिलीशन या अपडेट करने की, और हम इस डिस्क में स्पेस सेव कर सकें, इसलिए क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कंसीडर द डेटाबेस टेबल पर्सन हैविंग पर्सन आईडी एज द प्राइमरी की। दोस्तों पर्सन आईडी आपकी प्राइमरी की है। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स वायलेटेड बाय द अबव टेबल। तो दोस्तों आईडी आपकी क्या है, प्राइमरी आईडी है दोस्तों, और पर्सन आईडी की देखो ये ब्लैंक छुटा हुआ है, तो इसका मतलब है रेफरेंस। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब है कि एंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटीज़ है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही इसमें है। ठीक, एंटिटी और डोमेन इंटीग्रिटी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, एंटिटी एंड डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस सी ब्रैकेट ए बी बार प्लस ए सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में है ए सी का बार प्लस बी बार। दोस्तों इसका कह रहा है कि सिंप्लीफाई वर्जन रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है ए बी बार। ठीक है, आप देख सकते हो हमने क्या किया, पहले ए प्लस सी और इसमें ए बी बार प्लस ए सी में मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों क्या आएगा, ए बी बार को दोस्तों क्या लिखेंगे, ए बी बार। फिर आपका आएगा ए सी, तो इसको दोस्तों ए सी ही लिखा रहेंगे तो, क्योंकि ए सी या ए सी का मतलब एक ही है। तो दोस्तों अगला फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए बी बार सी। फिर आएगा ए सी का मतलब ए सी ही रहेगा। फिर दोस्तों अब जो इतना बचा उसमें ए सी बार और बी बार का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ए बी बार ए सी बार प्लस ए सी ए बार, फिर आएगा प्लस ए बी बार सी ए सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी। तो दोस्तों देखेंगे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे और बचेगा क्या, बचेगा मेरा ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ये बचेगा। ठीक, तो दोस्तों ए बी बार अगर हम कॉमन ले लें, अगर हम क्या बचा दोस्तों, ए बी बार प्लस ए बी बार सी बचा, तो ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस सी। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बी बार। ठीक है, तो ए बी बार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर, तो इस प्रकार से सॉल्व करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। S1 दे रखा है स्मॉल पेज साइज काजेज लार्ज पेज टेबल। दोस्तों S2 दे रखा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज इंक्रीज्ड विद स्मॉल पेजेज। S3 दोस्तों स्टेटमेंट दे रखा है इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स आर मोर डिफिकल्ट विद लार्ज पेजेस। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों इसमें आपका सही है S1 इज ट्रू एंड S3 इज फॉल्स। तो S1 आपका ट्रू है, S3 क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है द इजीएस्ट मेथड इन फ्लैश टू ड्रा अ हेप्टागन इज टू यूज़ द आपका पॉलीगन टूल। तो दोस्तों पॉलीगन टूल को यूज़ करने के लिए क्या है, फ्लैश हेस्टागन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जावा स्क्रिप्ट अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द वेर कीवर्ड। अगला दोस्तों आपका स्टेटमेंट दे रखा है जावा स्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड लैंग्वेज। तो इसमें पूछा जा रहा है विच इज़ ट्रू।
तो दोस्तों इसमें केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, ओनली 1 मीन्स अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द वेयर कीवर्ड। ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल से। विद एसक्यूएल हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द पर्सन्स टेबल। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही है क्या, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन्स। तो दोस्तों पर्सन टेबल से जो भी इस रिकॉर्ड पर्सन का रिकॉर्ड है वो सब फेच हो जाए। ठीक है। तो विच ऑफ द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। दोस्तों लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग है, दोस्तों आपका एंगुलर ब्रैकेट में जो H1 है वो सबसे क्या है, लार्ज टैग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 प्रोसेसेस each requiring 2 unit of resources or the minimum number of units of R that no deadlock will be occur is। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है सिग्मा XI माइनस 1 + 1। ठीक है। तो दोस्तों आई क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ओपन किया तो 2 - 1 + 2 - 1 + 2 - 1 + 1, क्योंकि 3 प्रोसेस थी दोस्तों। तो सब में से क्या किया, माइनस किया तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 4 दोस्तों आया। तो इसका मतलब 4 मिनिमम रिसोर्सेज हों। ठीक है। तो आपका डेडलॉक फ्री एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है। डेडलॉक नेवर अकर। तो दोस्तों ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले को दोस्तों ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिग्मा XN -1 और +1। ठीक है। जितनी दोस्तों प्रोसेस को जितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है उसमें से एक आप घटाते जाइए और लास्ट में एक जोड़ दीजिए। ठीक है। और उसका टोटल कीजिए तो उतने नंबर ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है। ताकि डेडलॉक कभी अकर नहीं होगा प्रोसेस के बीच में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बताया वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। जो क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।